मुझे स्क्रीन दिख रहा है सबको? ठीक है। देखिए आज का टॉपिक है हमारा मोलैरिटी। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म है। सेकंड। ठीक है, हमने कुछ कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स देखा है, जैसे मोल फ्रैक्शन, देन पार्ट्स पर मिलियन, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद ये एक हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स है जो काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, तो उस चीज़ को हम देखेंगे कि क्या है। ठीक है, अभी देखो एक चीज़ मैंने ये आपको पढ़ाया है ऑलरेडी। ठीक है, तो इसमें कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आता, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पूरा जो टॉपिक है कंसंट्रेशन टर्म्स, ये पूरा का पूरा आपको न्यूमेरिकल बेस्ड है। इससे सिर्फ न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है। हालांकि एक दो नंबर के लिए डेफिनेशन पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं तो नहीं पूछता, सिर्फ न्यूमेरिकल ही पूछता है इससे। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। ये कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। ठीक है, देखो एक चीज कि जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, हर चीज में ध्यान रखिएगा कि उसका जो आपका सिंबल है वो सिंबल काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसका सिंबल काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपको क्लियरली मोलैरिटी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको उसका सिंबल लिखा हुआ मिलता है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। डेफिनेशन क्या है? तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, अब जैसे देखिए कि हमको अगर एक मिनट, ठीक है, हमने अगर एक सोल्यूशन तैयार करना है, अब इस सोल्यूशन में जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, तो हमारा परफेक्टली 1 लीटर होना चाहिए। अब देखो एग्जाम में या यूं कहे तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में कई बार आपको ये लीटर दिया हुआ नहीं जाता है। ठीक है, दिया नहीं जाता। ठीक है, अब उस जगह पे क्या करना है कि हमको मोलैरिटी जो है वो कंपलसरी 1 लीटर मान के चलना है। क्यों? क्योंकि जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन के लिए। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो डेफिनेशन है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो अगर हमने पानी लिया है मान लीजिए 1 लीटर, तो इसमें हम अगर शुगर ऐड करते हैं, ठीक, तो शुगर क्या है यहाँ पे, वो है सल्यूट। अब इसके जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे उसको हम यहाँ डिफाइन करेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू n अपॉन v। ठीक, n क्या है, तो n है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, और v क्या है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। इसका जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा, मोल अपॉन लीटर। ठीक, ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अब देखो ये सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन इसमें काफी सारे फॉर्मूलेज यूज किए जाते हैं। जैसे हमको पता है कि n इज इक्वल्स टू w बाई m। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मोलिकुलर मास। तो देयर फॉर मोलैरिटी क्या हो जाएगा, मोलैरिटी हो जाएगा w बाई m अपॉन v। अभी ये w बाई m किसके लिए, तो ये हो जाएगा सल्यूट के लिए। ठीक, तो ये एक फॉर्मूला है। अभी देखो मैं आपको सारे फॉर्मूलेस दिखाऊंगा, आपको फटाफट सभी फॉर्मूलेस को लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। हाँ, W बाई एम नंबर ऑफ मोल्स के लिए वही चीज तो लिखे हैं।
फॉर्मूला है m इज इक्वल्स टू n बाई v इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। यूनिट है आपका मोल्स पर लीटर। चलिए फटाफट फॉर्मूला लिखिए। डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखेंगे, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला लिखिए। देन नेक्स्ट फॉर्मूला, molarity is equals to weight of the solute divided by gram molecular weight of the solute। ठीक है, मोलारिटी क्या है हमारा, तो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, ये एक फॉर्मूला क्रिएट है। देन मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ठीक है, मैंने आपको जो अभी W/M इंटू V दिखाया था, ठीक है, वो लीटर में था। ठीक है, मैंने आपको भी एक फॉर्मूला लिखा था, एक मिनट, ठीक है, मैंने वो फॉर्मूला क्या दिया था, m इज इक्वल्स टू W/M बाय V। V किस में था, तो V इन लीटर। ठीक है, इसी लीटर को यहाँ पे लिखा गया है मिलीलीटर में, इसका जो कन्वर्जन फैक्टर है वो यहाँ पे है। ठीक, जो यहाँ पे m है मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर वेट लिखा गया है। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कहने का मतलब है कि जो सोल्यूट है, सोल्यूट यहाँ पे ग्राम में लिया गया है। ठीक, बस ये फर्क है। तो आपका ये दूसरा फॉर्मूला है, यहाँ पे ये आपका पहला फॉर्मूला था m इज इक्वल्स टू n बाई v, ये आपका मेन फॉर्मूला है, और बाकी फॉर्मूले जो है वो इससे डिराइव होके आते हैं। फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2। और m इज इक्वल्स टू w बाई GMW इंटू 1000 अपॉन v इन ml। weight of the solute is equals to m into GMW into v अपॉन 1000। ठीक है, देखो एक ही फॉर्मूला को घुमा फिरा के लिखा गया है। ठीक है, ml के लिए हम लोग n बाई वी 1000 भी तो कर सकते हैं। हाँ, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, बशर्ते आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए फटाफट फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला हो जाए तो ओके लिखेंगे। चलो ठीक। फॉर डाइल्यूट प्रोसेस, ठीक है, अभी देखो मोलैरिटी जब क्रिएट हो जाता है तो हम क्या करते हैं, प्रोसेस उसका डाइल्यूशन भी कर सकते हैं, उसका कंसंट्रेशन भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे कैसे चेंज होता है। अब देखो डाइल्यूट प्रोसेस के लिए क्या है कि हमारे पास सोल्यूशन होना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास एक सोल्यूशन है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई सोल्यूशन है और हमको क्या करना है, ये मान लो M1 और V1। ठीक, M1 V1 है, मतलब कब, इनिशियल कंडीशन में।
इसी चीज में अगर हम क्या करेंगे, कोई दूसरा सोल्यूशन लेके आएंगे जिसका M2V2 है, ठीक, और हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं। तो मिक्स करने के बाद ये हमारा क्या होगा, हमको यहाँ पे एक फाइनल सोल्यूशन मिलेगा जिसमें M1V1 भी होना चाहिए और M2V2 भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरीका है जिससे हम किसी का भी मोलैरिटी या किसी भी सोल्यूशन का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए फटाफट फॉर्मूला लिखिए। हाँ सैनवाज, वेट इन ग्राम कह लीजिए, या इसका एक्चुअल नेम है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, जब हम मॉलिक्यूल के वेट को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको ग्राम मॉलिक्यूलर वेट कहा जाता है। या फिर जब हम एटम के वेट को ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको ग्राम एटॉमिक वेट कहेंगे। चलिए फटाफट फॉर्मूला लिखिए। फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन M1V1, एक मिनट मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। For neutralization reactions, M1V1 by N1 is equals to M2V2 by N2। ठीक है, अगर कोई रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, जैसे कह लो तो आप एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है, कह लीजिए कि अगर एसिड और बेस की बात की जा रही है तो एसिड और बेस हमको क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर। हमको क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये एक रिएक्शन है जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक, अब जो M1V1 है, ये M1V1 आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का, और ये उसका नंबर ऑफ मोल्स। M2V2 आपका फाइनल कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का, और ये उसका नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ से हम फाइनल नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, या मोलैरिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, फाइनल मोलैरिटी कह लीजिए, चाहे इनिशियल मोलैरिटी कह लीजिए, इनिशियल वॉल्यूम कह लो, चाहे तो फाइनल वॉल्यूम कह लो, किसी भी चीज को यहाँ पे निकाला जा सकता है। देन नेक्स्ट है फॉर मिक्स्ड सॉल्यूशन मोलैरिटी, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 प्लस M4V4 प्लस M5V5 से लेकर के कहाँ तक जाएगा, n वैल्यूज तक, डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6 के कहाँ तक जाएगा, तो n वैल्यू तक। ठीक है, इसमें हम किसी भी सॉल्यूशन का मोलैरिटी निकाल सकते हैं। मान लीजिए 4 टाइप के सॉल्यूशन आपको दिए हैं, तो एक 4 सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि ठीक है, 4 सॉल्यूशन कहने का मतलब अगर हमने एक सॉल्यूशन लिया, 2 सॉल्यूशन, ये तीसरा सॉल्यूशन, ये चौथा सॉल्यूशन, ये पांचवा सॉल्यूशन, और इन सब को हमने क्या किया, मिक्स करके हमने इसका एक फाइनल सॉल्यूशन तैयार किया। ठीक है, तो फाइनल सॉल्यूशन जो तैयार होगा उसका हमको अगर मोलैरिटी निकालना होता है तो हम यहाँ पे इस तरीके से निकालते हैं। हर एक सॉल्यूशन के लिए हमको मोलैरिटी पता होता है M1, इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए, इसका मोलैरिटी, इसका वॉल्यूम, इसका मोलैरिटी, इसका वॉल्यूम, इसका मोलैरिटी, इसका वॉल्यूम। ठीक है, फिर इसका मोलैरिटी और इसका वॉल्यूम, 4 होगा, ये भी 4 होगा। तो इन सबको जब मिक्स करेंगे, दैट इज द मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, जब सभी सॉल्यूशन को मिक्स करके एक फाइनल सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसका मोलैरिटी इस तरीके से निकालते हैं। चलिए फटाफट फॉर्मूला लिख लीजिए ताकि मैं आगे चलूँ। देखो सभी फॉर्मूलाज आपको चैप्टर 1 में मिल जाएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर 1 में मैंने काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी कराया है, तो हो सके तो आप रिवीजन कीजिए उस चैप्टर को। वो चैप्टर का फॉर्मूला और क्वेश्चंस हमको यहाँ काफ़ी काम आने वाला है। हो गया लिख के सबको? सबने लिख लिया? ठीक है, किसी का छूट जाए तो बोल देना, ठीक है, वापस से दिखा देंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला,
Number of moles of solute is equals to molarity into volume of solutions in liter. ठीक है, ये एक important formula है. ठीक, ये formula directly यूज होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए. हालांकि important कुछ नहीं है, जो पहला फॉर्मूला मैंने आपको दिया है ये इसका ही सिर्फ चेंज करके लिखा गया है. n इज इक्वल्स टू m इंटू v, बस. ठीक है, एक ही फॉर्मूला को घुमा फिरा के लिखा जाता है ताकि हमें याद रह सके. और n इज इक्वल्स टू m इंटू g. नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर. अभी देखो इन दोनों में जो आपका सेकंड फॉर्मूला भी आपको दिखाया गया है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. और इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कई बार हमको न्यूमेरिकल्स में मिली मोल्स डायरेक्टली दिया रहता है, तो कंफ्यूज रहते हैं कि भाई करना क्या है. तो आपको सिंपल सा लॉजिक है कि आप लीटर को यहाँ पे मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे और तब जाके आप फाइनल अपना आंसर निकालेंगे. चलिए फटाफट फॉर्मूला उतार लीजिए. ये सेकंड वाला फॉर्मूला उतारिए. फर्स्ट वाला तो आपने उतारा ही है, सेकंड वाला उतारिए. ठीक है. मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. देखो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक, मोलैरिटी और वॉल्यूम का. यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अगर ठीक है, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमको कि अगर वॉल्यूम जो है ये अगर इंक्रीज करेगा तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि मोलैरिटी ये डिक्रीज करना चाहिए. ठीक, तो जब भी हम सॉल्यूशन को अगर पतला से पतला करते चले जाएं, ठीक है, डाइल्यूट करते चले जाएं, तो मेरा मोलैरिटी डिक्रीज करना चाहिए. इसी जगह पे अगर हम वॉल्यूम को घटाते चले जाएं तो मेरा मोलैरिटी इंक्रीज होता चला जाएगा. तो हम कह सकते हैं कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन molarity decreases, और for concentrated solution जो मोलैरिटी है वो इंक्रीज करना चाहिए. ठीक है. देन नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. मोलैरिटी चेंजेस विथ टेम्परेचर बिकॉज वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है. अब देखो हम जैसे जैसे मान लीजिए सॉल्यूशन को हीट करते हैं, ये हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को हम जैसे जैसे हीट करेंगे, ठीक, तो इसका जो वॉल्यूम है उसमें कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है, क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसमें कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है. तो अगर वॉल्यूम में फर्क पड़ेगा तो जाहिर सी बात है हमारा मोलैरिटी में भी फर्क पड़ना चाहिए. तो ये पॉइंट है जो आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. ठीक है. देन with rise in temperature volume increases.
वो स्क्रीन दिख रहा ना? ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, सॉरी क्वेश्चन ही पॉइंट क्या कहता है कि विथ राइज इन टेम्परेचर वॉल्यूम इंक्रीज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए। और विथ फॉल इन टेम्परेचर द वॉल्यूम डिक्रीजेस, टेम्परेचर अगर घटता है मेरा वॉल्यूम भी घटता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये दोनों पॉइंट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर मोलैरिटी डिक्रीजेज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे मेरा मोलैरिटी जो है वो घटना चाहिए। विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर मेरा मोलैरिटी इंक्रीज करना चाहिए। तो मोलैरिटी, टेम्परेचर और वॉल्यूम ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, इस वजह से काफी प्रॉब्लम हो रहा है। तो ठीक है, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एक सेकेंड, थोड़ा वापस चलता हूँ। ये दो पॉइंट आप नोट्स में स्टार मार्क करके रखेंगे। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आपका स्टार मार्क करके आप रखोगे ऑब्जेक्टिव के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सभी आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे डेसी मोलर को कहते हैं 0.1 मोलर, सेंटीमोलर को कहते हैं 0.01 मोलर, मिली मोलर को कहा जाता है 0.001 मोलर। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। लैपटॉप देन सेमी मोलर है, सेमी मोलर कहा जाता है 0.5 मोलर। उसके बाद है डेका मोलर, डेका मोलर को कहते हैं 10 मोलर। ठीक है, ये जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन में पूछा कैसे जाता है इस चीज को हम देख लेते हैं। ठीक है, अब एग्जाम क्वेश्चन में आपको जो मोलैरिटी है, ठीक, मोलैरिटी डायरेक्टली इन सब नाम से दिया जाएगा, डायरेक्टली डेसीमोलर कहने कहेंगे या फिर सेंटीमोलर कहा जाता है या मिलीमोलर कहा जाएगा। अब ठीक है, क्या कहता है कि कोई एक सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन में 1 सेंटीमोलर या यू लिखा जाए कि देयर इज अ सोल्यूशन ऑफ 1 सेंटीमोलर या 1 सेंटीमोलर सोल्यूशन है, इस टाइप से आपको दिया जाएगा। चाहे तो सेमी मोलर लिखेगा डायरेक्ट। ठीक है, अभी आपको पता होना चाहिए कि सेमी मोलर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, 0.5 मोलैरिटी को। ठीक है, 0.5 मोलैरिटी को। तो मोलैरिटी का जो टर्म है उसे हम मोलर कहते हैं। ठीक है, मोलैरिटी का जो टर्म है उसे मोलर कहा जाता है। और सेमी मोलर को हम क्या कहेंगे, 0.5 मोलर, चाहे तो 0.5 मोलैरिटी। इसी तरीके से आपको डेका मोलर भी दिया जाता है एग्जाम में डायरेक्टली। डेका मोलर का मतलब है 10 मोलर और 10 मोलैरिटी। ठीक है, ये तरीका है आपको कंफ्यूज करने का और एग्जाम में क्वेश्चंस देने का। ठीक है, चलिए
इसको फटाफट नोट डाउन कीजिए। हो गया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, will the molarity of a solution at 50 degrees Celsius be same, less or more than molarity at 25 डिग्री सेल्सियस? चलिए फटाफट बताइए कि 25 डिग्री सेल्सियस में मोलारिटी ज्यादा होगा या कम होगा या बराबर होगा या फिर 50 डिग्री पे, मतलब कंपेयर करना है आपको 25 और 50 डिग्री सेल्सियस के मोलारिटी को। टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होता है और टेम्परेचर घटने से क्या होता है, यहीं पे आपको आंसर मिलेगा। 50 डिग्री में मोलारिटी कम होगा। Molarity at 50 degrees Celsius of a solution will be less than at 25 degrees Celsius because molarity decreases with temperature। मैंने जो पॉइंट्स आपको अभी बताया था वो पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन है। चलिए शाहनवाज का आंसर ठीक है, देन विक्रम ठीक है, अश्विनी मोर क्लियर लिखोगे आंसर अगली बार से। Then next question, what is meant by 1.0 m NaOH? 1.0 m NaOH का मतलब क्या है? 1.0 m NaOH का मतलब क्या है? One mole, that is 40 grams NaOH on this solution in water to make a liter solution called 1 m. 1 moles in 1 volume। देखो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको यहाँ पे डायरेक्टली दिया है 1.0 m NaOH। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं ना कि m इज इक्वल्स टू n अपॉन v, ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है। अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन बना रहे हैं किसका, किस टर्म में, तो मोलैरिटी के टर्म में। तो जाहिर सी बात है अगर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो इसको किस में डालेंगे, वाटर में डालेंगे। ठीक है, वाटर कितना होना चाहिए, 1 लीटर का। उसके बाद n, इसका n निकालेंगे स्मॉल n क्या हो जाएगा, W बाई m, मतलब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो वेट देखो यहाँ पे 1 मोल अगर लेते हैं तो 40 ग्राम है NaOH का। ठीक है, 40 ग्राम है NaOH का। तो कहता क्या है कि ये जो 40 ग्राम है इसको अगर डिसोल्यूशन, इसको वाटर में अगर हम डिसॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए लीटर कॉल्ड 1.0 m। देखो यहाँ पे टू मेक ए लीटर, ये ए लीटर जो है ये हमको बतलाता है कि जो सॉल्यूशन तैयार हो रहा है वो सॉल्यूशन कितने का तैयार हो रहा है, तो 1 लीटर का। अब एक चीज और इम्पॉर्टेंट चीज याद रखिए, इस चैप्टर में जो वर्डिंग्स है वो बहुत मायने रखेगा। जैसे यहाँ पे मैंने आपको ए को 1 लीटर लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में वर्डिंग्स बहुत मायने रखते हैं। अगर आप वर्डिंग्स नहीं पकड़ पाओगे तो आपका क्वेश्चंस गलत होना स्वाभाविक है। ठीक, तो m यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, 1.0 m। ठीक, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्लियर है सबको? मैं ये पीडीएफ शेयर करूंगा, आप वापस से एक बार पढ़ोगे। ठीक है, एक बार वापस से पढ़ोगे कि क्या क्या पॉइंट आउट किए, क्या क्या लिखे हैं। सबको क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन, what happens to the molarity of solution if the solution is heated? अगर solution को heat करते हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो मोलारिटी में क्या फर्क पड़ना चाहिए? इंक्रीज करेगा, अश्विनी का डिक्रीज करेगा, देन प्रियांशु मोलारिटी डिक्रीज इन मोलारिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल. मोलारिटी डिक्रीजेस ड्यू टू रेज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम. ठीक है, हमने क्या देखा था कि मोलारिटी जो है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ेगा और मोलारिटी मेरा घट जाएगा. ठीक है, हमने इस चीज को पढ़ा है कि क्या लिखा रहा है. ठीक है, हमने क्या देखा था कि m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v. ठीक, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा. अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो मोलारिटी घटना चाहिए. तो जिनका जिनका डिक्रीज आंसर है, ठीक है, जिनका इंक्रीज है आप इसको क्लियर कर लीजिएगा. नेक्स्ट MCQs. Which of the following are correct statements? M is inversely proportional to V, M inversely proportional to T, M is directly proportional to T, both A and B. चलिए, वाह, धड़ाधड़ आंसर घुस गया. A3CD, जिससे 3 ऑप्शन लिखा है, क्या यहाँ पे नंबरिंग में 3 दिख रहा है क्या? ऐसे गलत टाइप से आंसर क्यों लिखते हो? ABCD दिख रहा है, ABCD लिखो ना. हाँ चंदन बोलो. शाहनवाज का आंसर परफेक्ट है, A एंड B. एक तो मैंने आपको M इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V तो दिया ही है, लेकिन वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक, तो अगर टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो मोलैरिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा. अंशु का भी सही है. ठीक है, तो जिन जिन लोगों ने A और B दिया है आपका करेक्ट आंसर है. जिन जिन लोगों ने D लिखा है वो भी करेक्ट है, और जिसने सिर्फ AB लिखा है आधा आधा मार्क्स. चलो, क्लास में यहीं तक रखता हूँ. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं दे दूंगा PDF में क्लास के बोर्ड्स के साथ ही, तो आप उसको प्रैक्टिस करेंगे.